हेलो क्लास 12th। थोड़ा सा डिले हो गया मैं ग्रामर की वीडियो अपलोड करने में, काम था थोड़ा सा मुझे। लेकिन हाँ, इतना मैं बोलना चाहूँगा कि वीडियो में अभी जो भी कंटेंट हम करेंगे, चाहे वो टेंस हो, नरेशन हो, वॉइस हो, कंजक्शन हो, क्वेश्चन टैग हो, क्लॉज हो, उसको बस आप देखेंगे और जितने क्वेश्चंस मैं आपको बोल रहा हूँ उसको आप रिवाइज करेंगे। उसके अलावा आप कुछ भी नहीं करेंगे। इसका मतलब आपका ग्रामर का जो भी एफर्ट होगा वो सिर्फ इस वीडियो को देखने में होगा, प्लस इस वीडियो में जो चीज मैं कह रहा हूँ उसको बस आप एज इट इज जो है प्रैक्टिस कर लेंगे, आपका काम आराम से हो जाएगा। तो 40 मिनट के आसपास की वीडियो रहेगी, उसके बाद आप 1 घंटे की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका जो पूरा काम है ना वो अच्छे से हो जाएगा। तो जो भी डिले हुआ है वो ओवरकम हो जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ है वीडियो में जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम लिंक से आराम से जाके। उसके बाद जो भी प्रैक्टिस सेट्स रहेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, उन सबको आप वैसे ही रिवाइज करेंगे और आप फिर एग्जाम में चले जाइए। आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूट के नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो तरीका बताऊंगा उसको एज इट इज आपको फॉलो करना है, ठीक है। मैं 2 बातें बताना चाहता हूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले। इस वीडियो में टेंस को पूरा पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टेंस को पूरा पढ़ने में 5 घंटे का समय लग जाएगा क्लास 12th की। लेकिन 10 नंबर गवाना भी नहीं है हमको, और इसलिए तो मैं बैठा हूं। तो इस वीडियो में जो जो चीजें बताऊंगा, जो जो क्वेश्चंस बताऊंगा, उसको आप एज इट इज पढ़ लीजिए और आप अपने एग्जाम में चले जाइए। आपके पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। कुछ भी एक्स्ट्रा सोचने की, समझने की, देखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे आपको। और एक और सजेशन मैं आपको दूंगा जो आप ध्यान से सुनिएगा। मैं हमेशा आदर्श और मॉडल पेपर पढ़ने से मना करता हूं, लेकिन मैंने हमेशा यह भी कहा है कि आदर्श या मॉडल पेपर पढ़ने से आप पास नहीं होंगे। हाँ, 10-20 नंबर के क्वेश्चंस वहां से फंस जाते हैं। इस बार मैं ही कह रहा हूं कि एग्जाम में जाने से पहले आप आदर्श के, मॉडल पेपर को तो नहीं, आदर्श के जो डू एज राइटर वाला ग्रामर है उस सेक्शन को पढ़ के जाना। वहां से 4-5 क्वेश्चन आने की उम्मीद आप रख सकते हो। लेकिन ये वीडियो भी आप देख के जाना पूरा स्टार्टिंग से एंड तक। इसमें मैं आपको जहां जहां मुझे लगेगा समय कम समय में वहां तरीके बताऊंगा, और जहां जहां लगेगा कि तो बहुत ज्यादा समय लगने वाला है वहां, और आपका वो समय वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका 10 नंबर का ही वेटेज रखता है। बाकी वेटेज चैप्टर्स में भी आपको वो भी पढ़ना चाहिए। वहां मैं आपको तरीके बताऊंगा याद करने के। याद रखेंगे, आप अपने चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर को याद करने पर ज्यादा फोकस करें, नोटिस राइटिंग, समरी राइटिंग पर ज्यादा फोकस करें, और इस चीज पर जितना वीडियो में बता रहा हूं उतना ही फोकस कर ले, आपका काम हो जाएगा। और आदर्श के चारों सेट पढ़ ले, डू एज डायरेक्टेड, आपका काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो मैं बताता हूं पहले टेंस के बारे में। अब देखो, टेंस आप सबको आता होगा, पता होगा टेंस क्या होता है, अच्छे से आपको आइडिया होगा टेंस का। मैंने क्या किया है आपके लिए, मैंने आपके लिए इस पीडीएफ में सारे टेंस के स्ट्रक्चर्स लिख दिए। प्रेजेंट टेंस में मैंने स्ट्रक्चर लिख दिए हैं। किसके? सिंपल प्रेजेंट टेंस के, सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, सबके स्ट्रक्चर लिख लें। इसको आप फटाफट याद कर लो, ठीक है, काम आएगा। ठीक, जैसे क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में आपको बता देता हूं। लिखा रहेगा आई एम गोइंग टू मार्केट। अब आपको बोलेगा चेंज करो इसे, किसमें चेंज करो? पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो जब तक आपको पास्ट परफेक्ट का आइडिया नहीं है बच्चों, तब तक आप इसको चेंज कर पाओगे क्या? नहीं। तो पास्ट परफेक्ट का क्या होता है स्ट्रक्चर? ये देखो लिखा हुआ है, सब्जेक्ट हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखो वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे मान लो मैं बोलता हूं गो, तो गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म क्या होगा गो का? वेंट। थर्ड फॉर्म क्या होगा गो का? गॉन। फोर्थ फॉर्म क्या होगा? तो जो आईएनजी लगा देते हैं ना हम लोग, उसको बोलते हैं फोर्थ फॉर्म। और फिफ्थ फॉर्म क्या होता है? जब हम लोग एस या एस लगाते हैं उसको बोलते हैं फिफ्थ फॉर्म। याद हो गया? अब तो जब तक आपको स्ट्रक्चर नहीं पता रहेगा, अब जैसे मान लो हमें स्ट्रक्चर पता है पास्ट परफेक्ट का, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट कौन? आई, तो लिख दिया आई। फिर क्या लिखना है? हैड, तो लिख दिया हैड। फिर क्या लिखना है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब कौन है? गोइंग। इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? गोइंग का थर्ड फॉर्म होता है गॉन। कहां जा रहा हूं? आई हैड गॉन। कहां जा रहा हूं? टू मार्केट। समझ गए? 1 नंबर का ऐसा क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर का ऐसा क्वेश्चन आएगा। उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो आपका दिमाग खराब करता है, वो होता है वॉइस। वॉइस मैं बता देता हूं इंपॉर्टेंट बातें।
एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, दो तरह के वॉइस होते हैं, एक एक्टिव वॉइस, एक पैसिव वॉइस। एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, आपको एक्टिव वॉइस गिवन होगा, आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। एक इंपॉर्टेंट बात मैं अभी बता देता हूं, इसको रट लो, याद कर लो, बार बार नहीं बताऊंगा। जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो पता है पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट। और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है पता है वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है, सब्जेक्ट। इसका मतलब एक्टिव वॉइस को जब भी आप पैसिव में कन्वर्ट करोगे, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का क्या बना दोगे, सब्जेक्ट। गॉट माय पॉइंट वेरी केयरफुली, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको क्या कहा, मैंने कहा कि एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव में सब्जेक्ट बनता है ना। अब देखो कैसे, अब देखो आप याद रखोगे एक चीज रट लो, जब हम आई तब यूज करते हैं जब आई एक सब्जेक्ट हो, लेकिन अगर आई ऑब्जेक्ट बन जाता है तो वो बन जाता है मी। वी यूज करते हैं जब वी सब्जेक्ट हो, जब वी बनता है ऑब्जेक्ट तो उसका हो जाता है अस। ही एज अ सब्जेक्ट यूज होता है लेकिन हिम एज अ ऑब्जेक्ट यूज होता है। शी एज अ सब्जेक्ट यूज होता है लेकिन शी जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा क्या हो जाएगा, हर। गॉट इट। अब देखो मैंने इस पीडीएफ में आपको अगर आपका एक्टिव वॉइस प्रेजेंट सिंपल में है तो उसका पैसिव क्या बनेगा, अगर आपका एक्टिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट में है तो उसका पैसिव क्या बनेगा, इसके लिए स्ट्रक्चर होता है। तो देखो अगर आपका एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो, दोनों का मतलब एक ही होता है, तो उसका पैसिव बनने का फॉर्मूला ये होता है। अब कई लोग गलती क्या करते हैं, एक गलती बताऊंगा, देखो आई राइट अ लेटर, जैसे ही देखते हैं अरे वाह आई राइट अ लेटर, ये एक्टिव है, ये कौन सा सेंटेंस है, ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसका क्या बनाना है, पैसिव। प्रेजेंट सिंपल टेंस का पैसिव का स्ट्रक्चर उनको याद रहता है, उन लोग पता है क्या करते हैं, सब्जेक्ट क्या चूज कर लेते हैं, आई लिख दिया, फिर होता है इज आर एम तो लिख दिया, आई के साथ क्या आता है, आई के साथ आता है एम, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटर्न, फिर बाय और लेटर लिख देंगे। अरे गलत है बच्चों, क्या सिखाया था ऊपर, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनता है और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनता है। तो इसका ऑब्जेक्ट से पैसिव का सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, तो इसको पैसिव कैसे बनाओगे, तो सब्जेक्ट में लिखोगे एक्टिव का ऑब्जेक्ट आ लेटर, फिर उसके बाद इज, क्योंकि इज लगेगा लेटर के साथ, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब है राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न, फिर बाय, और फिर देखो आई यहां पे एज अ सब्जेक्ट है लेकिन पैसिव में वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, ऊपर बताया था। बस इस चीज को आप अच्छे से पढ़ना, सबका दिया सबका। देखो जैसे एग्जांपल देखो, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट, पैसिव वॉइस किसका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस दिया रहेगा एक्टिव वॉइस में, किसमें कन्वर्ट करना होगा, पैसिव में। कैसे करोगे, सब्जेक्ट इज आर एम, ऊपर वाले जैसा ही है ना, लेकिन यहां क्या लग जाता है, बीइंग, बाकी वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, आई एम राइटिंग अ लेटर, है ना। तो पहले खुद से पूछो ये कौन सा टेंस, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका पैसिव बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है, याद करना, रटना है इसको, एक बार लिख लो याद हो जाएगा। यानी सब्जेक्ट पहले आता है, तो सब्जेक्ट इसको मत लेना बच्चों, एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट नहीं, पैसिव का ऑब्जेक्ट बनता है, लेकिन एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बनता है। यानी एक्टिव जहां खत्म होगा, जिस ऑब्जेक्ट पे खत्म होगा उस ऑब्जेक्ट से पैसिव स्टार्ट करना है। आ लेटर, उस सब्जेक्ट मिल गया, फिर लेटर के साथ इज आता है, इज, फिर बीइंग है ना स्ट्रक्चर में, बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो राइटिंग का थर्ड फॉर्म रिटन बाय मी। पूरे स्ट्रक्चर्स है, इसको फॉलो करो, इसको देखो, सब समझ में आएगा। आगे और चीज बता रहा हूं, रुकना, अभी रुकना, इंपॉर्टेंट बताना बाकी है, वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत कुछ बताना बाकी है अभी। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं स्पीच को हम लोग, ठीक है। अब स्पीच में कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको समझा देता हूं। ये जो इन्वर्टेड कॉमा में अंदर सेंटेंस होता है, ठीक है, अगर आपको इन्वर्टेड कॉमा दिख गया आप समझ जाओ वो डायरेक्ट स्पीच है, और अगर आपको इन्वर्टेड कॉमा नहीं दिखा आप समझ जाओ वो इनडायरेक्ट स्पीच है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो चीज है उसको हम बोलते हैं, जो सेंटेंस उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला जो सेंटेंस है उसका जो वर्ब है उसको बोलते हैं हम लोग रिपोर्टेड वर्ब। अब कुछ रूल्स याद रखना, अगर सेड टू दिखा तो इनडायरेक्ट में उसका कन्वर्जन हो जाएगा टोल्ड, अगर सिर्फ सेड दिखा तो इनडायरेक्ट में भी वो क्या रहेगा, सेड।
अगर सेज दिखा तो इनडायरेक्ट में भी वो क्या हो जाएगा, सेज। लेकिन अगर सेज टू दिखा तो इनडायरेक्ट में वो क्या हो जाएगा, टेल्स। ठीक है, इस बात को आप याद रखना। अब एक और चीज याद रखना कि अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में सेड या सेड टू है तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला सेंटेंस है, इसका जो टेंस है उस टेंस का प्रकार चेंज होगा। लेकिन अगर इस जगह पे सेड के अलावा सेड टू या सेड के अलावा कुछ दिख रहा है आपको डायरेक्ट स्पीच में, जैसे सेज दिखा या सेज टू दिखा, तो अब याद रखना कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला ग्रामर या टेंस में कोई चेंजेस नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे चलिए। अब यहां पे देखना, मैंने आपको समझाया कि अगर सेड या सेड टू दिखे तो सेड दिखने पर सेड अगर डायरेक्ट में है तो इनडायरेक्ट में भी सेड रहेगा, और सेड टू अगर डायरेक्ट में है तो इनडायरेक्ट में हो जाएगा, ये हो जाएगा टोल्ड। और एक बात समझना, अगर सेड या सेड टू आपके रिपोर्टिंग वर्ब हैं तो रिपोर्टिंग स्पीच यानी ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला टेंस है ये चेंज होता है। अब ये टेंस कैसे चेंज होता है, तो उसके लिए यहां रूल्स लिखा हुआ है, एक बार इसको मत पढ़ लो। अगर आपका डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूप में है तो उसका इनडायरेक्ट हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। अगर आपका डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट इम्परफेक्ट के रूप में है तो उसका इनडायरेक्ट हो जाएगा पास्ट इम्परफेक्ट। और ये चार्ट आप और ज्यादा देख सकते हो। आगे बढ़ता हूं मैं। रूल नंबर वन क्या कहता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होता। एग्जांपल देखो, अब आपको मान लो एग्जाम में आ गया ये इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बनाना, चंदन सेज देयर इज नो शुगर इन टी। तो सबसे पहली बात आप मेरी बात याद रखेंगे कि सर ने कहा था कि अगर रिपोर्टेड वर्ब है ना सेज रहे तो उसका सेज ही होता है इनडायरेक्ट में, और अगर रिपोर्टेड वर्ब सेज रहे तो जो आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का सेंटेंस होता है उसके टेंस में कोई चेंज नहीं आता। तो देख लो इसका इनडायरेक्ट कैसे बना, चंदन का चंदन, सेज का सेज, कॉमा हट के क्या लगता है, डेट, और अंदर का माल चेंज नहीं हुआ एज इट इज क्योंकि यहां पे सेज था। वहीं अगर यहां पे सेड रहता या सेड टू रहता तो ये अंदर वाला जो टेंस है क्या हो जाता, चेंज हो जाता। चलेगा, आगे आइए। रूल नंबर 2, सन 1 2 3, इसका मतलब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ परिवर्तित होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ परिवर्तित होता है, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, सिर्फ आई। सेकंड पर्सन कौन होता है, यू, वी, है ना, और थर्ड पर्सन कौन होता है, ही, सी, इट, और कोई सिंगल नाम। अब इसको कहां यूज करना है, इसके लिए मेरे पास एग्जांपल है, देखो कैसा एग्जांपल। अब यहां पे देखो एग्जाम में आपके एग्जाम में आ गया, ही सेड टू मी आई एम राइटिंग। सबसे पहली बात सेड दिखा, सर ने कहा है सेड टू दिखा, सर ने कहा है सेड टू दिखे तो क्या बनता है उसका इनडायरेक्ट, टोल्ड कर दिया। फिर सर ने कहा है कि सेड टू दिखे तो समझ जाना कि ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का सेंटेंस है जिसका नाम है रिपोर्टेड स्पीच, इसका टेंस चेंज करना है। समझ गए इतना, ठीक है। तो ही का ही, सेड टू का क्या करना है, टोल्ड, मी का मी, और डेट तो हर जगह लगेगा इनडायरेक्ट में। अब आई एम राइटिंग, इसका टेंस चेंज होगा इनडायरेक्ट में। अब टेंस कैसे चेंज होता है, तो देखो आई एम राइटिंग ये कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो याद रखोगे अगर आपका डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो उसका इनडायरेक्ट बनेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। अगर आपका डायरेक्ट स्पीच का टेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो उसका इनडायरेक्ट बन जाएगा पास्ट परफेक्ट में। याद रखेंगे इस चीज को। तो ये हो गया। अब ये जो मैंने आपको सन वाली बात बताई ना, सन 1 2 3 की फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड पर्सन, ये कहां काम आएगा। तो बच्चों एक बात मुझे बताओ, चलो ठीक है आपने ये समझ लिया, सेड टू का टोल्ड हो गया, समझ लिया हमेशा होगा, और सेड टू लिखा है या सेड लिखा रहता तो आप समझ गए कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच होती है ये कॉमा के इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला मटेरियल वो उसका टेंस चेंज होता है। बट टेंस चेंज कैसे होता है तो ये भी समझ गया कि परफेक्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस होगा तो पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, प्रेजेंट सिंपल होगा पास्ट सिंपल में चेंज होगा।
बट बेटा ये आई का ही कैसे हो गया, ये समझाने के लिए है सन 1 2 3 कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा। अब देखो, अब यहां इस सेंटेंस में जो आई है ये फर्स्ट पर्सन है। आई कौन है? फर्स्ट पर्सन। यू वी दे कौन है? सेकंड पर्सन। ही सी इट कोई सिंगल नाम क्या है? थर्ड पर्सन। तो ये है आई, ये है फर्स्ट पर्सन। और हमने क्या सीखा है कि फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो भाई बच्चों, इस डायरेक्ट स्पीच का सब्जेक्ट कौन है? पापा कौन है? ही। तो ये जो आई है, आई मतलब फर्स्ट पर्सन, ये किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा? सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। इसलिए लिखा है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, सेकंड ऑब्जेक्ट, थर्ड में नो चेंज। यानी आई की जगह पे क्या आ जाएगा? ही। और बाकी ये आई एम राइटिंग था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था, ये हो जाएगा ही वॉज राइटिंग, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ये समझ में आपको अच्छे से आना चाहिए। रूल नंबर 3, अब एक एग्जांपल देखो। ही सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अब आप बोलोगे अरे सर ये तो आप गलत कन्वर्ट कर दिए हो। मैं बोलूंगा मैं गलत कन्वर्ट नहीं किया हूं। कैसे? आप बोलोगे सर आपने कहा था सेड या सेड टू लगे, तो सेड का सेड होता है, ठीक, आपने सही किया। लेकिन आपने कहा था कि सेड जब दिखे तो जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला सेंटेंस है उसका टेंस चेंज होगा। लेकिन यहां तो जो आपने यहां लिखा है वही यहां लिख दिया, सेम सेम सेम, इसका टेंस चेंज नहीं किया। ऐसा क्यों किया आपने? तो मैं बोलूंगा कि बच्चों जहां भी यूनिवर्सल ट्रुथ लिखा रहेगा ना, है ना, कि चंद्रमा पृथ्वी का एक सैटेलाइट है, या सूर्य जो है सोलर सिस्टम, मतलब सूर्य जो है क्या है? सोलर सिस्टम का एनर्जी सोर्स है, या कह दिया जाएगा कि सूरज पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। ये सब यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये कभी खत्म नहीं होंगी। ऐसी सच्चाइयां हैं जो किसी के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता, ये जिंदगी भर हमेशा, ये ब्रह्मांड जब तक रहेगी तब तक ऐसा ही रहेगा। तो ऐसे जब सेंटेंसेस आपको मिलेंगे तो उस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला माल आप चेंज मत करना, टेंस चेंज मत करना, भले बाहर में सेड लिखा हो चाहे ना लिखा हो। गॉट इट? तो ये मैंने आपको रूल्स बता दिए, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको आप एक बार देख लेंगे। सारे वही चीजें हैं। और ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। कहां से प्रैक्टिस क्वेश्चन? देखो यहाँ पे ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये पढ़ना और ये इसका आंसर, ठीक है। इनको करना, अच्छे से करना, इनको वॉइस भी इसमें है, इनको भी अच्छे से करना, इनको भी एक बार पढ़ना, ठीक। फिर इन चीजों को भी एक बार पढ़ना। अब मैं तुमको कुछ प्रो टिप दे रहा हूं, प्रो टिप एकदम। सारा ग्रामर पढ़ने में 5 घंटा खपत हो जाएगा। आप क्या करो, जैसे मान लो आप एग्जाम में जा रहे हो, आप क्या करो, देखो ये जो है ना, जैसे आप पढ़ लो, ये इसको पढ़ो, थॉरली इसको पढ़ो। ऑफ द टू बॉयज इज माई ब्रदर, इसमें से कौन आएगा, कौन सा लिखना होगा? तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे बोल रहा है नन। अब अगर मैं आपको बताने जाऊं कि बोथ, नन, ऑफ यू, लिटिल, ऑफ यू, इन सब का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो ये काफी लंबा लेक्चर बनेगा और 5-6 घंटा हमारा खाएगा। और एग्जाम में 10 नंबर का प्रैक्टिस आपका ग्रामर आना है, और बाकी तो आपके क्वेश्चन आंसर्स भी रहेंगे। तो मेरी सलाह है कि आप क्वेश्चन आंसर पे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि वो ज्यादा वेटेज रखता है, और जो वीडियो में मैं बता रहा हूँ उसको एज इट इज फॉलो कर ले ग्रामर के लिए, ठीक है। तो आप इस पूरे को, जैसे दिखा हुआ है ना, इन पूरे को बस पढ़ो। जैसे ही वॉज अफ्रीका बाय बर्थ, आ, एन और दी, है ना, तो ही वॉज एन अफ्रीकन, क्योंकि एन एक आर्टिकल है ए आई यू के पहले। अब मान लो कुछ भी नहीं पता, तो भी बच्चा बस याद कर लो, ही हैज, ये अफ्रीका था, तो कि यहाँ पे एन आएगा। वैसे ये तरीका बहुत गंदा है, बहुत गलत तरीका है, मैं कभी सजेस्ट नहीं करता हूं अपने बच्चों को। मेरा तो आदत ऐसा है कि कोई चीज समझ में नहीं आया तो मैं एक्स्ट्रा टाइम देके समझाता हूं, लेकिन मैं रटने से मना करता हूं। लेकिन एग्जाम आपका करीब आ चुका है ना, 10 नंबर गवा नहीं सकते, तो आप जैसा बोलो वैसा करो। जैसे है द कैप्टन एंटर्ड द प्लेग्राउंड बाय द प्लेयर, फॉलो, फॉलोड, फॉलोइंग, हैव फॉलोड, है ना, इसमें से क्या आएगा? तो अब मुझे पता है यहाँ पे कि द कैप्टन एंटर्ड द प्लेग्राउंड फॉलोड बाय द प्लेयर्स, मुझे पता है ये चीज, मेरे को अंग्रेजी बोलना आता है। अब आपको नहीं पता बेसिक्स, आप बस इसको एक बार पढ़ो और इसका आंसर देख लो, कहां है इसका आंसर, हाँ देखो फॉलोड, और यहां जमा दो, ओके द कैप्टन एंटर द प्लेग्राउंड, और यहां लिख दो अपने हाथों से, अपने पेन से परीक्षा साथ में फॉलोड। क्योंकि जब आप ये सेंटेंस बराबर पढ़ोगे ना, तो एग्जाम में जब आप जाओगे तो जो आप यहां पढ़ रहे हो वही आप देखोगे, आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे करना। अब आते थोड़ा सा आगे, अब बात कर लेते हैं हम लोग थोड़े से क्वेश्चन टाइप की। ये पूरा कर लेना, एक बार पढ़ लेना, बस इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, एक अच्छे से, मतलब 2-3 बार 4 बार कल जाने से पहले पढ़ लेना। अब देखो, अब आते हैं हम लोग कहां,
कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कंप्लीट सेंटेंस ईच हैविंग अ रिलेटिव क्लॉज। अब आपको दो सेंटेंस गिवन रहेगा, इसको कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स बनाना है। हाँ, इसका भी ग्रामर काफी टाइम टेकिंग होता है, मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं आप कैसे दिमाग लगाओ, कैसे आपका 10 नंबर नहीं कटेगा। लिखा है दिस इज द वॉच आई बॉट इट यस्टरडे। आप बस ऐसे जाओ और पढ़ो, क्या लिखा है, दिस इज द वॉच आई बॉट इट यस्टरडे। ओके, फिर आप आंसर के पास आओ। आंसर में कैसे किए इसको, दिस लिखे हैं, इज लिखे हैं, दी वॉच सब सेम लिखे। अरे वाह, आई बॉट इट यस्टरडे, आई बॉट इट हटा दिए, यस्टरडे लिख दिए। अरे वाह, सिर्फ क्या जोड़े हैं बीच में, डेट। आप इस तरीके से पढ़ो इसको, आप याद करो क्वेश्चन आंसर, आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। यहां लिखा है दिस इज द बैंक, ही हैज हिज अकाउंट इन दिस बैंक। इसको कैसे कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ओके ओके, फिर आप आंसर में आओ। दिस इज द बैंक और दिस इज द बैंक सेम लिखा है, ही हैज हिज अकाउंट इन दिस बैंक, तो दिस इज द बैंक कहां गया, दिस इज द बैंक, ही हैज हिज अकाउंट। ओके, ऐसा करना होता है, ही हैज हिज अकाउंट इन द बैंक नहीं लिखा है। ओके, बीच में क्या लिखा है, बीच में क्या लिखा है, कहां गया, बीच में क्या लिखा है, बीच में लिखा है which, in which। तो अब याद कर लो, दिस इज द बैंक इन विच ही हैज हिज अकाउंट। इसको 2 बार 3 बार आप इस पूरे को पढ़ो, आपको याद हो जाएगा, क्योंकि छोड़ने से अच्छा है कि आप ऐसा पढ़ लो। जैसे कई लोग पढ़ेंगे कंबाइन द टू सेंटेंस टू मेक अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस विद एन एडवर्बियल क्लॉज। बच्चों, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ क्लॉज एग्जिस्ट इन इंग्लिश ग्रामर, noun clause, adjective clause, adverb clause, but we don't have that much of time to give in these topics, क्योंकि हमें 10 नंबर अचीव करना है। शाम दाम दंड वेद ट्रिक तुक्का सब यूज करना है। तो मैं आपको सलाह नहीं दूंगा या मैं पढ़ाऊंगा नहीं एडवर्बियल क्लॉज, मुझे आता है। 5वीं क्लास में पढ़ते थे हम लोग, बिहार बोर्ड में 5वीं क्लास से ये सब पढ़ लिया जाता है। लेकिन सीजी बोर्ड की आयरनी देखिए आप कि 12वीं पास बच्चे को भी ये सब कुछ अच्छे से नहीं आता, ये क्या इवन 10th अच्छे से नहीं आता। इसी चीज को तो बेहतर करना है, तभी तो नॉक एट ऑनलाइन एग्जिस्ट में आया है कि सीजी बोर्ड को इस लेवल पे लेके जाना है कि सीबीएसई वाले भी टक्कर लेने से डरे। ठीक, अब तो मैं, आप जैसे मान लो ये पढ़ रहे हो, ये सब लाइन से पढ़ना, आराम से बैठ के चिल करके, चाय पीते हुए, कॉफी पीते हुए, टीवी देख मतलब गाना सुनते हुए, कुछ भी। वी वर्कड हार्ड, वी मे पास इन फर्स्ट डिवीजन। ये क्या है, इसका कॉम्प्लेक्स बनाना है। अब एडवर्बियल कॉम्प्लेक्स से कोई मतलब नहीं है, कैसे बनेगा, 5वां का आंसर क्या, वी वर्क हार्ड। ओके, उसके बाद लिखा है वी में पास इन फर्स्ट डिवीजन। अरे तो स्कैम है, ये वी वर्क हार्ड और वी में पास इन एग्जाम दोनों को तो लिख दिया है। ओके, एडवर्बियल क्लॉज में सो दैट यूज किया है। ओके, ऐसे क्वेश्चन ये सेम आएगा, ऐसा आएगा तो सो दैट यूज करना है, ऐसे करके इसको पढ़ो। फिर एक बार पढ़ो, वी वर्क हार्ड सो दैट वी में पास इन फर्स्ट डिवीजन। ऐसा बच्चों, ऐसा करने से ना एग्जाम में अछूते नहीं रहोगे चीजों से, पता रहेगा कि हाँ ऐसा करना होता है। अब तो आप इस लाइन को अगर पढ़े, कितने होंगे, 50 होंगे, 60 होंगे। एक बार पढ़ो पूरा 50-60, सोच लेकर अंतर, दोबारा पढ़ो, तिबारा पढ़ो, परसों एग्जाम है आपके पास में, काफी टाइम बचा हुआ है। ठीक, ये मैंने बता दिया। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन टैग आपको बताता हूँ, ये सब आप करना, ये सब वही है। अब आपको बता दो थोड़ा सा क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन टैग, वेयर इज क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग प्लीज कम क्वेश्चन टैग। सो क्वेश्चन टैग 3-4 एग्जाम्पल बताता हूं, बहुत आसान है। वी डोंट नो यू, एड अ सुइटेबल क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग का बच्चा एक सिंपल सा रूल, अगर क्वेश्चन टैग का प्रश्न, अगर 1 मिनट क्या हो गया इनको, अगर क्वेश्चन टैग का प्रश्न पहले से नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होना चाहिए, और अगर क्वेश्चन टैग का प्रश्न पहले से पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन टैग का प्रश्न पहले से नेगेटिव है, नकारात्मकता की बात कर रही है, बुज़दिल इंसान है ये, तो इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो पॉजिटिव होगा। क्वेश्चन टैग लगाते कैसे वो समझना, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही आसान चीज है, आपको मजा आने वाला है, बहुत मजा आएगा। वी डोंट नो यू, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू नॉट। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू नॉट। अब है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है, डू यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, तो बस इसका जो डू है ना इसको ले आओ, नॉट मत लगाओ, और वी लिखा है ना, वी सब्जेक्ट, उसको लिख दो डू वी, हो गया खत्म, दैट्स इट। ये देखो डू वी। अरे मजा नहीं आया, मतलब अगर नेगेटिव क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, और फर्स्ट और इंट्रोगेटिव मार्क्स लगाना मत बोलना, नंबर कट जाएगा। एक और नेक्स्ट कहां गया, वेयर आर यू, क्वेश्चन काम
ओके, वेयर इज द क्वेश्चन? दिख रहा है? हाँ, यहाँ, हाँ, ये देखो, जजेस वियर विग्स, एड अ सुइटेबल क्वेश्चन टैग। अरे बच्चों, ये क्वेश्चन टैग का प्रश्न तो पॉजिटिव है, लेकिन इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? नेगेटिव। पॉजिटिव क्वेश्चन का क्वेश्चन टैग नेगेटिव, नेगेटिव क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। अब क्या, यहां तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है ना? हेल्पिंग वर्ब कैसे नहीं है? अरे ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल टेंस है, उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है? डू होता है या डज होता है। जजेस के साथ क्या यूज होगा? डू, तो डू लिखा, और जजेस के लिए जजेस मत लिखना, इसके लिख देना दे, तो डू दे, खत्म। सॉरी, डू दे, एक मिनट, माय बैड, आई एम रियली सॉरी। ये पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। नेगेटिव बनाना है तो डू उठाओ, डू। अब डू नॉट नहीं, DON एपोस्ट्रोफी टी, डोंट, और यहां लिख दो जजेस के लिए क्या वर्ड यूज करना? दे, तो डोंट दे, खत्म। डोंट दे, ये देखो यहां लिखा हुआ है डोंट दे। कहां गया तुम? ये डोंट दे, फुल स्टॉप, और सॉरी इंटरोगेटिव मार्क्स देना मत भूलना। चलिए और करें, और चलो और करते हैं। यहां क्वेश्चन टैग है ही वेंट होम अर्ली, ही वेंट होम अर्ली। अब यहां पे भी मुझे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है। हेल्पिंग वर्ब पता है बच्चा क्या होता है? इज, आर, एम, वॉज, वेयर, विल, शैल, एम, दीज ऑल आर हेल्पिंग वर्ब्स। यहां कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे ये पता है ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट। अरे ये तो पास्ट सिंपल टेंस है, और पास्ट सिंपल टेंस का क्या होता है हेल्पिंग वर्ब? वो होता है डिड, और ये सेंटेंस पहले से ही पॉजिटिव है, तो मुझे इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाना है, तो डिड नॉट नहीं, डिडंट, और यहां पे क्या है? सब्जेक्ट ही, तो ही का ही, डिडंट ही, खत्म हो गया। देखो डिडंट ही, शक मत करना मेरे पढ़ाई पे, ठीक है? चलो आगे आते हैं, इसको आप करना, बहुत सारे क्वेश्चन टैग दिए हुए हैं, इसको अच्छे से करना। और कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं ऐड करने वाला। देखो जैसे माय फादर इज सो ओल्ड दैट, और हाँ, जहां जहां डू एज डायरेक्टेड लिखा है उसको एकदम चाट के जाना है एग्जाम में। ये देखो ये डू एज डायरेक्टेड है ना, ये यहां से ये देखो जहां जहां लिखा है डू एज डायरेक्टेड, याद रखो जहां जहां लिखा है डू एज डायरेक्टेड, उसको उसके हर एक क्वेश्चन को 3 बार 4 बार 5 बार चार्ट लेना है। उसी में से 12 क्वेश्चन आएंगे, इसमें 2 क्वेश्चन आपको बना, सॉरी उसी में से 12 क्वेश्चन आएंगे, इसमें 2 क्वेश्चन आपको छोड़ना है, 10 क्वेश्चन आपको बनाना है। जहां जहां लिखा है डू एज डायरेक्टेड, मैं फिर से बता रहा हूं, ये देखो लिखा है डू एज डायरेक्टेड, चार्ट के जाना है इनको, डू एज डायरेक्टेड को चार्ट के जाना, कुछ पढ़ना चाहे ना पढ़ना, डू एज डायरेक्टेड चार्ट के जाना, ठीक है? बार बार बता रहा हूं इस चीज को। अब मान लो ये क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, ही इज टू ओल्ड टू स्विम। अब आप इसको रिराइट दिस सेंटेंस यूजिंग सो और दैट। अब इसको अलग से पढ़ने से अच्छा है कि आप यहां पे इसको याद कर लो। देखो कैसे, ही इज टू ओल्ड टू स्विम, तो जहां टू होगा वहां सो लग जाता है। देखो ही इज टू, तो ही इज सो, ओल्ड का ओल्ड, और जहां टू होता है वहां पे डेट लग जाता है। सिंपल बच्चों, ये तरीका है। क्या ऐसे ही पढ़ते हैं कंजंक्शंस को? नहीं बच्चों, अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन अभी हमारे पास कम टाइम है, तो अभी ऐसे ही पढ़ते हैं कि हाँ ऐसा करना है, हमारा काम बन जाएगा, ठीक है? फनी है थोड़ा सा तरीका, बट क्या करें, नंबर दिलवाना है आपको 10 नंबर ना। मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा ऐसा पढ़ने से। यहां देखिए, माय फादर इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वॉक, रीराइट सेंटेंस यूजिंग टू इन प्लेस ऑफ सो दैट। अरे बोल दिया, सो के जगह पे टू लिख देना है, और दैट की जगह पर टू लिख देना है, तो ही इज टू, सो की जगह पर टू, माय फादर इज का इज, सो की जगह पर टू, ओल्ड का ओल्ड, और दैट की जगह पे क्या रखना है? टू। अब जब आप दैट की जगह पर टू लिख दोगे, तो आपको यहाँ पे ही कैन नॉट लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या लिख दो? वॉक। बस ऐसा पढ़ो बच्चों, ऐसा पूरा क्वेश्चन बनेगा आपको। देखो एक और चीज, कंबाइन यूजिंग एज लॉन्ग एज, यू मे यूज माई अम्ब्रेला, यू आर देयर। अब मान लो आप ये क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे टाइम देकर, और एग्जाम में ही आ गया, पढ़े रहोगे, यू मे यूज माई अम्ब्रेला, यू आर हियर, क्या बोला? एज लॉन्ग एज बनाना है। ओके, कैसे बनाना होता है? चलो आंसर देखता हूं, क्योंकि आपको नहीं आता है, मुझे आता है, आपको नहीं आता है। तो यहां देखो क्या किया, एज लॉन्ग एज यू आर हियर, यू मे यूज अम्ब्रेला। ओके, क्या किए, एज लॉन्ग एज लगा दिया है, और फिर यू आर हियर मतलब सेकंड सेंटेंस जोड़ दिया है, और फिर ऊपर वाला फर्स्ट सेंटेंस जोड़ दिया। ओ माय गॉड, ऐसा करना है, यू आर एज लॉन्ग एज लिख के नीचे वाला सेंटेंस, उसके बाद ऊपर वाला सेंटेंस। सब्सक्राइब करो, ठीक है?
चलिए, तो इतना मैंने आपको बताया। बस आपको ये सारा पीडीएफ, ये देखो यहां तक ये वाला जहां जहां लिखा है डू रिलेटेड चार्ट लेना है बच्चों, वहीं से लास्ट खत्म करता हूं मैं इस चीज को। आई होप मैंने आपको बहुत सारा बता पाया होऊंगा। ठीक, लास्ट मैं हमेशा आदर्श पढ़ने से मना करता हूं, क्योंकि वो उसको पढ़ के आप पास नहीं हो सकते, उससे सिर्फ 10-20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन इस बार क्या कह रहा हूं, एग्जाम में जाने से पहले आदर्श के जितने भी डू एज डायरेक्टेड हैं उसको पढ़ लेना, उसमें से 5 क्वेश्चन पक्का आ जाएंगे, और नहीं आएंगे तो अरे ये तो बताया ही। ठीक है, गॉट इट। तो चलिए इस वीडियो को यहीं रैप करते हैं। कमेंट कर देना अभी क्या क्या चाहिए, और अंग्रेजी में कल का दिन बचा हुआ है, क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है वो बताना। सब्सक्राइब करना। 4-4 हजार लोग देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हो। क्यों कम लोग कर रहे हो? अच्छा नहीं लगेगा कि मेरा 10K फटाफट हो जाएगा? तुमको मजा नहीं आएगा कि तुम्हारे जो आने वाले सीनियर्स होंगे, या तुम खुद 11th में जाओगे, या तुम उनको मैं कंटेंट दे पाऊंगा अच्छा जो ग्रामर मुझे ये ट्रिक बताना पड़ रहा है फालतू सा, क्योंकि आपको नंबर मिल सके अच्छा बता, वो ट्रिक ना बता के मैं उनको इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं ग्रामर कि वो चुटकियों में हर क्वेश्चन सॉल्व कर ले। इसलिए सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, कंटेंट बनाने में आसानी होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ और चाहिए तो कमेंट कर देना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। और हाँ, ये पीडीएफ जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक में दिया हो, वहां जाके डाउनलोड कर लेना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।